नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। अयोध्या में बाईपास रेलवे लाइन निर्माण को लेकर लोगों के आंदोलन का मामला। शहर के गद्दुपुर में पीड़ित परिवारों से आज मुलाकात करने पहुंचे भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता। विधायक ने इस दौरान लोगों के घरों पर जाकर उनसे बात की और निरीक्षण किया। इस बात को उन्होंने भी माना कि इससे बहुत सारे परिवार उजड़ जाएंगे, ऐसे में वे सरकार से बात करेंगे। केंद्र में भाजपा सरकार है, ऐसे में रेल के तमाम अधिकारी और रेल मंत्री तक यहां के लोगों की आवाज पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे इसका कोई और रास्ता या विकल्प निकाला जा सकेगा। 12 किलोमीटर लंबी बाईपास रेल लाइन सरकार की प्राथमिकताओं में तो है, लेकिन जो भी चिन्हीकरण हुआ है, प्रोजेक्ट बनाने वाले लोग थे, उन्होंने इस पूरे इलाके की बर्बादी को न देखकर कहीं न कहीं ये अदूरदर्शिता का काम किया है। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि वे हर कीमत पर इस रेल लाइन को बनाने नहीं देंगे और वे अपने घर को, अपनी जमीनों को ऐसे ही बर्बाद होते नहीं देख सकते। बता दें कि कल समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद मंत्री पवन पांडे भी पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करके आश्वासन दिया था। देखिए, अयोध्या में लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं। पिछले 8 वर्षों से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अयोध्या की प्रति विजन है और विश्व स्तरीय नगरी बनाने का जो अयोध्या का उनका संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस संकल्प को पूरा करने का, सिद्धि तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसमें हर विभाग के जो भी आवश्यक अयोध्या की दृष्टि से है, उन सब पर काम चल रहा है। ये आज मैं आया हूँ, गद्दोपुर के निवासी हमारे इस विषय को लेकर आंदोलित थे कई दिनों से कि यहाँ पर एक अयोध्या कैंट बाईपास काट लाइन सलारपुर मसौदा अयोध्या का निर्माण होने जा रहा है और इसमें कुछ निशानदेही लग गई है। इसमें करीब 30-40 मकान जो लोगों के बने हैं वो जा रहे हैं। मैंने ये आश्वस्त किया उनको, आज मैं आया था उनके बीच, कि आप पूरा शहर अयोध्या धाम, अयोध्या कैंट देखिए। इतना बड़ा रामपथ बना, हनुमानगढ़ी का चौड़ीकरण हुआ, ऐसे तमाम कार्य चल रहे हैं, लेकिन कहीं भी अभी चौक में पुरानी सब्जी मंडी तोड़कर नया बन रहा है। हमीरपुर जिला मुख्यालय के बाढ़ग्रस्त इलाकों में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री रामकृष्ण निषाद से लेकर डीएम घनश्याम मीणा, एसपी दीक्षा शर्मा, विधायक मनोज प्रजापति नंगे पैर ही कीचड़ और जल भराव के बीच गुजरते हुए लोगों के बीच पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। उधर राहत की बात यह है कि दोनों नदियां अब खतरे के निशान के नीचे आ गई हैं। इससे पूर्व प्रभारी मंत्री ने बाढ़ग्रस्त ब्रह्मा का डेरे में भ्रमण किया था। यहां प्रभारी मंत्री से लेकर डीएम, एसपी, विधायक सभी नंगे पैर डेरे की गलियों में घूमे और स्थिति का जायजा लेते रहे। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है और सभी की लोग तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। घाटमपुर के कैथा में 24 घंटे से हो रही बारिश के बीच कच्ची छत गिर गई। छत के नीचे चारपाई पर लेटी वृद्धा के दबने से मौत हो गई। परिजनों की सूचना पर पहुंची सजेती पुलिस ने वृद्धा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि सजेता थाना क्षेत्र के कैथा गांव निवासी सूरजदीन ने बताया कि वे अपनी 70 वर्षीय पत्नी रनु देवी के साथ घर पर रहते थे। उनके 5 बेटे हैं, 2 कानपुर में दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी करते हैं, एक बेटा गाँव में परिवार के साथ रहता है। उन्होंने बताया कि सोमवार को उनकी पत्नी रनु देवी घर के अंदर कमरे में चारपाई पर लेटी हुई थी। लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश के बीच उनके घर की कच्ची छत अचानक गिर गई, जिससे चारपाई पर लेटी रनु देवी छत के मलबे में दब गई। वहीं दूसरी घटना घाटमपुर थाना क्षेत्र के ही कटरा मोहल्ले में खंडहर हो चुके एक मकान की दीवार गिर गई। इस हादसे में 7 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन तुरंत बच्चे को लेकर सीएससी घाटमपुर पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कानपुर जिले में लगातार 2 दिनों से हो रही भीषण बारिश के चलते कच्चे मकानों की सामत आ गई है। बताते चले कि घाटमपुर थाना क्षेत्र के कटरा मोहल्ले में कच्ची दीवार गिरने के चलते एक मासूम 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। वहीं सजेती थाना क्षेत्र के कैथा गांव में कच्ची छत गिरने की उसमें एक 70 वर्षीय महिला की भी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं प्रशासन ने कच्चे मकानों को लेकर अलर्ट घोषित कर रखा है कि कोई भी व्यक्ति कच्चे मकानों के आसपास न जाए और न ही उसमें रहे।
जालौन में जहां बीते 15 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। जिले की कई नदी नाले इस बारिश के चलते उफान पर आ गए हैं, जिससे नगर के कई मोहल्लों में जलभराव की भी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज सुबह से लोगों के घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बाजार में वर्षा के चलते सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। अगर जिले की बड़ी नदियों की बात करें तो यमुना और पंचनद नदियों का पानी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। इसको लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। झांसी जिले के गुरसराय नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन भानु प्रकाश सिरवारिया, जिनका शव किराए के मकान का सीढ़ियों पर मिला है। भानु प्रकाश सरकारी अधिवक्ता भी रहे हैं। पास के रहने वाले लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। भानु प्रकाश की बेटी के मुताबिक पिता के हाथ पैर रस्सी से बंधे थे। वहीं पुलिस भी फिलहाल हत्या के एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस ने भानु प्रकाश की केस डायरी कब्जे में ले ली है। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने जाँच की है और इस मामले में 10 से 12 लोगों की पूछताछ की जा रही है। नवाबाद थाना क्षेत्र के तालपुरा में रहने वाले भानु प्रकाश गुरसराय के चेयरमैन रहे हैं। वे सरकारी वकील भी रहे हैं। भानु पिछले कई वर्षों से किराए के मकान में अपनी पत्नी सुशीला देवी के साथ रहते थे। उनकी बेटी की शादी हो गई है। वह झांसी में रहती है। बेटा अलीगढ़ में डॉक्टरी कर रहा है। वहीं बेटी कविता ने बताया कि उनके पिता गुरसराय से चेयरमैन रह चुके हैं। मंगलवार सुबह उनको पड़ोसियों से घटना की सूचना मिली। जब वे यहां पहुंचे तो देखा कि पिता के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे और गले में फंदे का निशान था, जिससे खून निकल रहा था। बेटी ने बताया कि कुछ दिन पहले ही वे रिटायर्ड हुए हैं। उनके पिताजी की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। वे सिर्फ अपने कोर्ट के मामले से ही मतलब रखा करते थे। बेटी ने बताया कि उनके बैग में रखे सभी कागजात गायब हैं और उनके पिता के कमरे का सामान बिखरा हुआ था, जिससे उनको लगता है कि किसी केस के मामले में ही उनके पिता की हत्या हुई है। हमने देखा पापा बेड पर लेटे हुए थे, बस इतना ही देखा था। और फिर बाद में नजर पड़ी कि पैरों में रस्सी जकड़ी हुई थी। अच्छा, कोई चोट वोट के निशान आपने क्या? गले में देखे। अच्छा, क्या निशान है गले में? पता नहीं, ऐसी ब्लीडिंग टाइप थोड़ा बहुत देखा था। अच्छा जी। और यहाँ का रस्सी का भी थोड़ा बना हुआ था निशान। रस्सी के निशान देखे। अच्छा, सामान वामान कोई अस्त व्यस्त था या कागज आगज आसपास क्या थे? उनका कोर्ट का बैग है जो उसके सामान जो ले जाते थे डेली यूज में, उसके सारे खाली है वो बैग। अच्छा। हाँ, और अंदर भी उन्होंने खुलवाया है बॉक्स वगैरह, उसमें केवल कपड़े निकले हुए हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, और बाकी सारा सामान सेट है। कोई लूट चोरी जैसी नहीं, कोई नहीं। बात नहीं? घटना घटी हुई क्या है, हत्या है कि कोई नहीं? देखिए, थाना नवाबाद क्षेत्र में तालपुरा मोहल्ले में एक भानु प्रकाश सरवरिया जी है, उम्र 62 साल। उनकी एक संदेहास्पद मृत्यु हुई है। फिलहाल चेक कर रहे हैं। मेरे साथ सारे सक्षम अधिकारी एसपी सिटी, सीओ सिटी और SHO फील्ड यूनिट, बाकी सक्षम विभाग भी आए हैं। अभी फ़िलहाल जनता से मुकाबला की जा रही है। अब जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। कानपुर के एक प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई। आग की सूचना तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिस पर तुरंत एक्शन में आई फायर ब्रिगेड में काबू पा लिया। दरअसल आज सुबह फायर कंट्रोल रूम से एक प्लास्टिक गोदाम में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। कॉलर प्रेमचंद कनौडिया ने COG मोबाइल पर यह जानकारी दी कि प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी हुई है। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग ने तत्परता दिखाते हुए अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में 2 फायर टेंडर गाड़ियों को मौके पर रवाना किया। घटनास्थल पर पहुंचकर देखा गया कि प्लास्टिक के गोदाम में आग धधक रही थी। तत्काल मोबाइल फायर इंजन से पंपिंग कर आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया। आग की तीव्रता को देखते हुए अतिरिक्त सहायता के लिए कर्नलगंज फायर स्टेशन से एक यूनिट और मीरपुर कैंट से एक यूनिट को भी मौके पर भेजा गया है। सभी यूनिटों ने समन्वित प्रयास से आग पर नियंत्रण पा लिया है। फिलहाल इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। फिलहाल दमकल विभाग की त्वरित कार्यवाही से एक बड़ा हादसा टल गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दे दिया है। बताते चले कि सीएम के निर्देश पर 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से 10 अगस्त की रात 12 बजे तक महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि सभी चालकों एवं परिचालकों को बैठक कर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि शहर से सबसे ज्यादा दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, बिधूना आदि रूटों पर महिलाएं सफर करती हैं। इन प्रमुख मार्गों पर 24 घंटे
बहनों को फ्री बस सेवा मिलेगी। साथ ही साथ उसको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए अधिकतर रूटों पर महिला परिचालकों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही क्षेत्रीय प्रबंधक ने कानपुर मंडल के सभी अधिकारियों को बस स्टैंडों में अतिरिक्त बसें रिजर्व रखने के लिए निर्देश भी दिए हैं, ताकि यदि महिलाओं की संख्या बढ़ती है तो रिजर्व बसों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे। वहीं कानपुर शहर के लोकल एरिया के लिए भी इलेक्ट्रिक बसें और सीएनजी बसों में महिलाएं फ्री सफर कर सकेंगी। रक्षाबंधन पर्व पर परिवहन निगम की ओर से जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई है, इसके तहत सभी माताओं बहनों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पूरा प्रयास यह रहेगा कि गांव-गांव तक निगम की बसें संचालित हों, ताकि समस्त ग्रामीण जनता एवं शहरी जनता को इसका लाभ उपलब्ध हो सके। कौन से रूटें निर्धारित करी जाएंगी? इस पर्व को दृष्टि रखते हुए परिवहन निगम की ओर से प्रमुख मार्ग दिल्ली, बहराइच, इलाहाबाद, बिदूना, लखनऊ, रायबरेली, गोरखपुर, इटावा, आगरा ऐसे महत्वपूर्ण मार्गों पर यात्रियों को बसों की उपलब्धता निरंतर बनी रहेगी। GSVM मेडिकल कॉलेज के निशेतना एनेस्थीसिया विभाग के विशेषज्ञ मरीज को बिना बेहोश किए नई तकनीकी के साथ अब सर्जरी कर रहे हैं। सेगमेंटल स्पाइनल निशेचना विधि से अब तक विभाग ने 14 सफलतापूर्वक सर्जरी की है। सेगमेंटल स्पाइन एनेस्थीसिया विधि से सर्जरी के दौरान होने वाले खतरों को कम किया जाता है और मरीज के पैरालिसिस होने का खतरा भी नहीं रहेगा। चिकित्सकों का दावा है कि प्रदेश में पहली बार कैंसर की सर्जरी मरीज के सर्जरी वाले विभाग को भी शून्य करके ही की गई है। GSVM मेडिकल कॉलेज के सेगमेंटल स्पाइनल निशेचना विधि से विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अपूर्व अग्रवाल, डॉक्टर नेहा मिश्रा और भावना के साथ 2 जूनियर डॉक्टर ने प्रेस वार्ता का बताया कि कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टरों ने सर्जरी को नई दिशा देने की ओर कदम बढ़ाया है। इस विधि से सर्जरी के बाद मरीज खुद ऑपरेशन थिएटर से चलकर पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड तक पैदल चलकर जा सकता है। सर्जरी में खून का बहाव कम होता है। जिस भाग की सर्जरी होती है सिर्फ उसे ही शून्य किया जाता है। सर्जरी के बाद मरीज को दर्द में राहत मिलती है और मांसपेशियों को भी नुकसान नहीं होता है। रिकवरी भी बहुत तेजी से होती है, जिसके कारण अस्पताल से जल्दी छुट्टी मिल जाती है। मरीज को ओट में भी होश रहता है और सर्जरी के दौरान बाद में काम दवा की आवश्यकता पड़ती है। वहीं दर्द निवारक दवाइयों का प्रयोग इस विधि के बाद अब कम होने लगा है। उसका उद्देश्य है कि हम लोगों को एक जागरूक करना चाह रहे हैं कि हम लोग जो एक नई विधि से ऑपरेशन को संभव कर रहे हैं, वो एक बहुत ही नई तकनीक है जिससे आराम इस चीज़ का है कि जो बहुत सारे मरीज हमारे हार्ट की रोगियों से पीड़ित हैं या जिनको सांस की नली से दिक्कत है, जैसे एस्थमा के मरीज हैं या जो COPD के मरीज हैं, क्रोनिक स्मोकर रहे हैं, उन मरीजों में पूर्णतः बेहोशी यानी GA जनरल एनेस्थीसिया देने में मरीजों को बहुत दिक्कत होती है और एनेस्थीसिया के डॉक्टर उन मरीजों को अनफिट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ऑपरेशन संभव नहीं हो पाते हैं। तो ये हम लोगों ने एक स्पाइनल की विधि दुनिया में प्रचारित चल रही है और उसको हम लोगों ने उत्तर प्रदेश और कानपुर में इसको करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे क्या हो रहा है कि उन मरीजों को भी हम लोग सक्सेसफुल कर पा रहे हैं जो मरीज अभी तक अनफिट हो जाते थे। तो ये सेगमेंटल स्पाइनल बोलते हैं, जिसमें रीढ़ के ऊपर। उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए News 7 हिंदी के साथ।